जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 240 से क्वेश्चन नंबर 260 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं कि गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन से में दिया है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है वो साधारण पेट्रोल से अधिक नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कार्बन फुटप्रिंट एक तकनीक होती है जिसके द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन की माप की जाती है। तो यहाँ से कथन भी सत्य होगा यानी सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं कि वनीकरण एवं वनारोपण एक ही प्रक्रिया के लिए दो प्रयुक्त शब्द हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि वनीकरण एवं वनारोपण होते हैं वो एक ही प्रक्रिया के लिए दो अलग अलग प्रयुक्त शब्द हैं। तो इसके बाद ऑप्शन डी में देखते हैं कि वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं तथा ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। इसके बाद आयन मंडल आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है वो साधारण पेट्रोल से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गलत कथन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि जल स्तर को कम नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया है अपर्याप्त वर्षा। ऑप्शन बी में दिया है बढ़ती बर्फबारी। ऑप्शन सी में दिया है नलकूपों की बढ़ती संख्या। ऑप्शन डी में दिया है बढ़ता वनोन्मूलन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बढ़ती बर्फबारी एक ऐसा कारक होता है जो भूमि जल स्तर को कम नहीं करता है, जबकि अपर्याप्त वर्षा कम वर्षा होगी तो भूमि जल स्तर में कमी आएगी। नलकूपों की संख्या बढ़ने से भी भूमि के जल स्तर में कमी आएगी तथा पेड़ पौधों के विनाश से भी भूमि के जल स्तर में कमी आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ती बर्फबारी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। ऑप्शन ए में दिया है 45 डेसिबल। ऑप्शन बी में दिया है 55 डेसिबल। ऑप्शन सी में दिया है 75 डेसिबल। ऑप्शन डी में दिया है 90 डेसिबल। तो कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा निर्धारित की है वो 55 डेसिबल अर्थात 55 डेसिबल निर्धारित की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 242 का आंसर होगा ऑप्शन बी 55 डेसिबल। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन से में दिया है निष्पंदन या छानना। ऑप्शन बी में दिया है क्लोरीन गोलियां। ऑप्शन सी में दिया है फिटकरी। ऑप्शन डी में दिया है उबालना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है वो निष्पंदन या छानना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 243 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है भूकंप। ऑप्शन बी में दिया है शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ऑप्शन सी में दिया है सुनामी। ऑप्शन डी में दिया है चक्रवात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भूकंप सुनामी और चक्रवात होते हैं वो
प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट से लगी आग होती है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 244 का आंसर होगा ऑप्शन से बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। ऑप्शन से में दिया है चड़ास तकनीक, ऑप्शन बी में दिया है ट्यूबवेल द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है बूंद सिंचाई, ऑप्शन डी में दिया है फव्वारा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बूंद सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षित होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 245 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं कि वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। ऑप्शन से में दिया है पाचन तंत्र से संबंधित रोग, ऑप्शन बी में दिया है कैंसर, ऑप्शन सी में दिया है श्वसन संबंधी रोग, ऑप्शन डी में दिया है इमारतों का क्षय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण से नहीं होता है, वो पाचन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, वो वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 246 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। ऑप्शन से में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया है जलवाष्प। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया में पादप द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस का अवशोषण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे या पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 247 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं कि अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अवांछित रसायन हटाकर, ऑप्शन बी में दिया है जैविक संदूषक हटाकर, ऑप्शन सी में दिया है गैसों को हटाकर, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अशुद्ध जल को शोधित करने के लिए अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर और गैसों को हटाकर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 248 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 में दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। यहाँ से नंबर 1 दिया है जल संरक्षण, सेकंड में दिया है कचरा निस्तारण, थर्ड दिया है जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि तीनों कारक ऐसे हैं जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 249 का आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अर्थात ऑप्शन डी में दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 249 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। ऑप्शन ए में दिया है सिंचाई, ऑप्शन बी में दिया है कृषि, ऑप्शन सी दिया है पेयजल, ऑप्शन डी दिया है भूमिगत जल स्तर वृद्धि। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग होता है वो सिंचाई में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 250 का आंसर होगा ऑप्शन ए सिंचाई। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया फैलाने के लिए, ऑप्शन बी में दिया है संक्रमण फैलाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया है अपने जीवन को बचाने के लिए, ऑप्शन डी में दिया है अंडे देने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मादा मच्छर होता है वो रक्त चूसने का कार्य इसलिए करता है कि अंडे देने के लिए। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य किसके लिए करता है? अंडा देने के लिए वह रक्त को चूसता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 251 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं।
वयस्कों में इनका निर्माण ... होता है। ऑप्शन ए में दिया है यकृत में, ऑप्शन बी में दिया है गुर्दे में, ऑप्शन सी में दिया है हृदय में, ऑप्शन डी में दिया है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन तो करती हैं तथा वयस्कों में इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 252 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 253 देखते हैं कि सुनामी का कारण है। ऑप्शन ए में दिया है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन बी में दिया है मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन सी में दिया है पिघलता हुआ ग्लेशियर, ऑप्शन डी में दिया है समुद्र तल में भूकंप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी समुद्र तल में भूकंप आते हैं तो है सुनामी का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 253 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं कि संक्रमण के दौरान ... की संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए में दिया है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी में दिया है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी में दिया है प्लेटलेट, ऑप्शन डी में दिया है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसमें ल्यूकोसाइटों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 254 का आंसर होगा ऑप्शन से बी ल्यूकोसाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं कि प्रक्रियाज अग्नाशय में होती है। ऑप्शन ए में दिया है केवल बाह्य स्त्रावी कोशिकाओं में, ऑप्शन बी में दिया है केवल अंतःस्त्रावी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी में दिया है दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी, ऑप्शन डी में दिया है केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रक्रियाज अग्नाशय होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 255 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए में दिया है स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन बी में दिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी में दिया है डिप्लोकोकस, ऑप्शन डी में दिया है कॉलीफॉर्म। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉलीफॉर्म एक ऐसा जीवाणु होता है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 256 का आंसर हो गया ऑप्शन डी कॉलीफॉर्म। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी में दिया है मीथेन, ऑप्शन सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, अतः वैश्विक तापन के ये सभी गैसें जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 257 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश बनता है। ऑप्शन से कैंसर का, ऑप्शन से बी आँख से पानी गिरना, ऑप्शन सी DNA विखंडन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अंश बनता है वो कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन उपरोक्त सभी कारकों के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 258 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई है। ऑप्शन ए में दिया है 16 अगस्त 1945, ऑप्शन बी में दिया है 26 अगस्त 1945, ऑप्शन सी में दिया है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन डी में दिया है 8 अगस्त 1945। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी हिरोशिमा
पर हुई थी। इसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरी परमाणु दुर्घटना नागासाकी पर हुई थी। ये दोनों शहर हैं वो जापान के हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इतिहास की पहली दुर्घटना परमाणु दुर्घटना हुई थी वो 6 अगस्त 1945 को, और दूसरी परमाणु दुर्घटना 9 अगस्त 1945 को कहाँ पर हुई थी? तो जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर हुई थी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 259 का आंसर होगा ऑप्शन से सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ऑप्शन से में दिया है 2004 में, ऑप्शन से बी में दिया है 1994 में, ऑप्शन सी में दिया है 1984, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश 1994 में दिया गया कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 260 का आंसर होगा ऑप्शन ए बी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।